साउथ अफ्रीका की मेंस टीम जो कि गई है न्यूजीलैंड के दौरे पर और खेल रही सबसे पहले तो 5 टी20 मैचेस की सीरीज, जिसके 3 मुकाबले ऑलरेडी खेले जा चुके हैं, जिसमें से जो पहला टी20 मैच था उसको साउथ अफ्रीकन टीम ने 7 विकेट से बड़ी आसानी से वन साइडेड जीता। लेकिन अगले दोनों टी20 मुकाबले जो खेले गए, दूसरा और तीसरा, उसको न्यूजीलैंड की टीम ने वापसी करते हुए 68 रन से और पिछला वाला मैच 8 विकेट के बड़े अंतर से वन साइडेड जीत करके साउथ अफ्रीका को फिलहाल अभी तक के इस सीरीज के अंदर हुए 3 मुकाबलों में 2-1 से पीछे कर दिया है। और आज के इस मैच को अगर न्यूजीलैंड की टीम जीत जाती है तो ऑब्वियस सी बात होगी कि सीरीज भी जीत जाएगी। लेकिन अगर साउथ अफ्रीकन टीम जीतती है तो सीरीज यहां पर अलाइव रहेगी और 5वें मैच तक यहां पर जाना पड़ेगा सीरीज के नतीजे को जानने के लिए। लेकिन फिलहाल अभी तक की अगर हम बात करें इस पूरे सीरीज के दौरान, पहले मैच में जबरदस्त बॉलिंग जहां पर साउथ अफ्रीकन टीम ने करी थी और उसी के दम पर अपना वो मैच जीता भी था, जहां पर इनको 91 का स्कोर भी चेज करने में अच्छी खासी दिक्कत हुई थी, चूंकि इनकी जो बैटिंग रही है अभी तक इस पूरे सीरीज के दौरान वो काफी ज्यादा इनएक्सपीरियंस और कमजोर देखने को मिली है। जबकि वहीं पर न्यूजीलैंड की टीम, जिसमें काफी सारे चेंजेस हो चुके हैं फिलहाल स्क्वाड के अंदर, कई सारे नए प्लेयर, कई सारे मतलब वही 2-3 चेंजेस यहां पर खेले गए हैं, 3 नए प्लेयर्स आ गए हैं स्क्वाड के अंदर, चौथा और पांचवा टी20 मैच खेलने। इनके कप्तान जो मिचेल सैंटनर थे वो भी फिलहाल सीरीज छोड़ करके जा चुके हैं। तो क्या स्क्वाड बन रहा है, आज क्या चांसेस साउथ अफ्रीका के होंगे वो भी समझेंगे। फिलहाल ये जो चौथा टी20 मैच है वो 22 मार्च को 11:45 पर भारत में, लेकिन वहां के लोकल टाइम के हिसाब से शाम को 7:15 पर स्काई स्टेडियम वेलिंगटन के उस मैदान पर खेला जाएगा, जहां पर बाउंड्रीज छोटी होती हैं, पिचेस काफी हद तक फ्लैट बैटिंग ट्रैक होती है। लेकिन डिपेंड काफी हद तक चीजें करती हैं उस पर कि वेदर उस टाइम पर कैसा रहेगा। आसमान पर अगर हल्के फुल्के भी बादल होते हैं तब तो यहां पर तेज गेंदबाजों को ठीक ठाक मदद मिलेगी, या क्लाउडी कंडीशन होंगे तो आपको यहां पर पावर प्ले में जम करके विकेटें भी गिरती दिखाई पड़ेंगी। लेकिन उसमें भी इतना बड़ा अंतर नहीं आता कि स्कोर बहुत छोटा बने। लेकिन ऑन एन एवरेज यहां पर अगर आप बात करें पिछले 4 मैचेस का स्कोर कार्ड अगर आप देखें तो 200 प्लस का स्कोर भी यहां पर चेज हो चुका है। लेकिन वहीं पर 156 का स्कोर बड़ी आसानी से डिफेंड भी हो चुका है। 142 का स्कोर तो यहां पर 7 विकेट से चेज हुआ है। लेकिन यहां पर भी देखेंगे तो 128 का स्कोर न्यूजीलैंड के द्वारा 8 विकेट के बड़े अंतर से चेज हुआ है। यानी कि इन चारों मैचेस में जो एक हमको हिंट मिलता है वो काफी हद तक समझ में आता है कि मैच जैसे जैसे आगे बढ़ेगा पिच बैटिंग करने के लिए और बेहतर होती चली जाएगी। और इसी में एक और फैक्ट जो इन्वॉल्व होता है वो ये कि विमेंस मैच भी एक खेला जा चुका होगा इस मैच के शुरू होने के पहले। न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की विमेंस टीमें भी इसी मैदान पर, इसी पिच पर एक मैच ऑलरेडी आज के ही दिन खेल चुकी होंगी, तो पिच भी काफी हद तक यूज की गई होगी, तो उसकी वजह से भी काफी स्टेबल हो जाएगी। बॉलर्स को शायद उतनी हेल्प यहां पर ना रहे नई गेंद के बाद। और ओवरऑल अगर आप इन चारों मैच में जो स्कोरिंग पैटर्न आप देख रहे हैं और इन चारों मैचेस में जो आप एक बात देख पा रहे होंगे कि 3 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें जीती हैं, चाहे वहां पर 215 का स्कोर चेज करना हो और चाहे इन दोनों छोटे स्कोरों को चेज करते हुए वन साइडेड जीतना हो। हालांकि यहां पर जरूर एक छोटा सा स्कोर चेज नहीं हो पाया था, 50 रन से न्यूजीलैंड की टीम हार गई थी। लेकिन इन चारों मैचेस में जो ओवरऑल पेस को 25 विकेटें मिली हैं, लेकिन उसमें से भी 17 विकेटें पहली इनिंग के अंदर ही आ गई हैं। और स्पिन को भी जो 19 विकेटें मिली हैं, 9 विकेटें पहली इनिंग में, 10 विकेटें सेकंड इनिंग में, जिसमें पेसर्स को जो ओवरऑल यहां पर विकेटें, लगभग सारी विकेटें ही पहली इनिंग के अंदर मिल गई हैं। वही क्लियर कर देता है कि क्यों यहां पर बैटिंग सेकंड करना ज्यादा आसान रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो नई गेंद का जो इफेक्ट शुरुआत में होता है उसकी वजह से भी, लेकिन एक और जो फैक्टर आपको मैं बता चुका हूं कि विमेंस मैच भी हो चुका होगा आज के मैच के शुरू होने के पहले। और प्लस साउथ अफ्रीका की जैसे फिलहाल बैटिंग में कमजोरी देखने को मिली है, उससे ये भी आप एक नतीजा निकाल सकते हैं कि भले न्यूजीलैंड की टीम आज पहले बैटिंग कर ले, काफी हद तक मैच उन्हीं का दिखाई पड़ रहा है। और ओवरऑल इस मैदान पर अगर हम बात करें तो टोटल 17 टी20 मैचेस हो चुके हैं, जिसमें से 9 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें, 7 बार बैटिंग पहले करने वाली टीमें मैचेस जीती हैं, जबकि एक मैच टाई भी हुआ है। तो काफी हद तक पिच तो काफी हद तक हमको ये समझाती है कि सेकंड बैटिंग यहां पर इजियर होगा। लेकिन जैसी दोनों टीमें हैं, अभी तक की जो परफॉर्मेंस हमने साउथ अफ्रीकन बैटिंग लाइनअप की देखी है, उसके हिसाब से ये भी काफी हद तक समझ में आता है कि न्यूजीलैंड की टीम चाहे सेकंड बैटिंग करे चाहे पहले बैटिंग करे, दबदबा उन्हीं का रहने वाला है। तो निश्चित तौर पर टॉस के बाद के डिसीजंस जो होंगे वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जिसमें हमको पिच को देखना पड़ेगा। और इवन विमेंस मैच भी हो चुका होगा तो हमको पिच के बारे में काफी चीजें पता भी चल चुकी होंगी, और वेदर भी एक फैक्टर रहेगा। तो वेदर के बारे में और पिच के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो टॉस के बाद आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बता दूंगा, और उसकी बेसिस पर मेरी अपनी जो फाइनल टीम बनेगी वो भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर आपको अपने दूंगा, जिसका लिंक आपको मैंने दे रखा है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर नीचे इसी वीडियो के। तो जाकर के क्लिक करके जल्दी से ज्वाइन जरूर करिए। और फिलहाल जैसा मैंने आपको बताया ना कि 2-3 चेंजेस, 3 तो नए प्लेयर आ गए हैं यहाँ पर अगर हम बात करें इस न्यूजीलैंड की टीम में, जिसमें एक तो है डैन क्लीवर, दूसरे यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेंगे जेडन लेनॉक्स। जेडन लेनॉक्स का एक्चुअली यहाँ पर गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पर गलती से राइट आर्म फास्ट बॉलर, एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स
ऑर्थोडॉक्स बॉलर है एक्चुअली ये लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है मिचेल सेंटनर के। सेंटनर भी एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, उन्हीं की जगह पर ये आए हैं। तो ये राइट आर्म फास्ट बॉलर नहीं है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है। बाकी काइल जेमिसन तो हैं ही, बेन सीयर्स तो हैं ही, जैकरी फूक्स तो पहले से ही स्क्वाड के अंदर है, बाकी कॉल मैकोंकी भी है। और बैटिंग में ओपनर के तौर पर यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली टॉम लैथम अब आपको टीम रॉबिन्सन के साथ ओपन करते दिखाई पड़ेंगे। डैन क्लीवर कभी नंबर 3 पर भी आते हैं, कभी नंबर 4 पर भी आते हैं, ओपन भी कर लेते हैं। बाकी निक केली, बेवन जैकब्स और जिमी नीसम तो पहले से हैं। और इसके अलावा बेंच में अगर आप देखेंगे तो कटीन क्लार्क हैं, जोश क्लार्कसन है और नेथन स्मिथ हैं, जिसमें से ये दोनों तो पहले से ही अवेलेबल थे। कटीन क्लार्क को यहाँ पर ऐड किया गया। और इवन आपको मैं ये भी बता दूं कि सेंटनर तो बाहर जा ही चुके हैं, और इवन इनके जो एक ओपनर अगर आपने नोटिस किया हो तो वो भी जा चुके हैं, डेवॉन कॉनवे, और इवन यहाँ पर लोकी फर्गुसन भी जा चुके हैं। और ईस्ट सोढ़ी तो इंजरी की वजह से सीरीज से बाहर हो चुके हैं। तो 4 प्लेयर बाहर जा चुके हैं, 3 प्लेयर अंदर आ चुके हैं। तो इस तरीके का स्क्वाड दिखाई पड़ा, जिसमें पिछले मैच में जो बॉलिंग करी थी इनकी टीम ने, उसमें से अगर आप देखें तो काइल जेमिसन ने पहला, तीसरा, 15वां और 20वां, यानी कि आप कह सकते हैं कि 2 ओवर पावर प्ले के, 2 ओवर डेथ के करेंगे। लोकी फर्गुसन का, सेंटनर का तो कोई खास वैल्यू करेगा नहीं, और इनकी जहां पर दो प्लेयर प्लेइंग 11 के अंदर आए हैं उनका वही रोल रहेगा। बाकी बेन सीयर्स, कॉल मैकोंकी और जिमी नीसम भी लगातार बॉलिंग कर रहे हैं, वो डेटा भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस किस ओवर में कर रहे हैं। और बाकी करियर के आंकड़े देखना चाहें हर एक यहाँ पर जो न्यूजीलैंड के प्लेयर्स हैं स्क्वाड के अंदर, उनका भी देख लीजिए, जिसमें से जो नए प्लेयर हैं जैसे कटीन क्लार्क हो गए, 51 टी20 मैच खेल चुके हैं, 1485 रन, 30 का बैटिंग एवरेज है, यानी कि अच्छे खासे बैटर है, और ये ओपन करते हैं। और पहली इनिंग की बैटिंग में ज्यादातर अभी तक डोमिनेट किया है पूरे करियर में। सेकंड इनिंग का बैटिंग एवरेज भी ठीक ठाक है। और बाकी जो और नए प्लेयर हैं जैसे जेडन लेनॉक्स, जो कि एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं, 133 मैच में 162 विकेट ले चुके हैं, ये भी एक बढ़िया एक्सपीरियंस लेकर के आते हैं डोमेस्टिक टी20 क्रिकेट का। तो इस तरह से बाकी हर एक प्लेयर का, जिसमें डैन क्लीवर का भी आंकड़ा आप जरूर देख करके रखिए, 7 इंटरनेशनल टी20 मैचेस में 122 रन है, 20 का बैटिंग एवरेज है। बहुत ज्यादा अगर हम बात करें अभी तक सफलता नहीं मिली है, लेकिन अगर आप इनका रिसेंट फॉर्म जाकर के देखेंगे डैन क्लीवर का, तो अभी डोमेस्टिक सीजन इनका बहुत ही जबरदस्त गया है। हालांकि अभी जो डोमेस्टिक सीजन चल रहा था न्यूजीलैंड का ना, उसमें तो प्लंकेट सील चल रहा है, जो कि फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, वो तो टेस्ट क्रिकेट होता है, लेकिन उसके पहले 4 ट्रॉफी हुई थी जो कि वनडे डोमेस्टिक होता है, तो वहीं पर इन्होंने वो कमाल किया था। उसके पहले भी अगर हम बात करें तो सुपर स्मैश टी20 लीग हुई थी, तो वहां पर भी ठीक ठाक फॉर्म में थे। तो डैन क्लीवर की अगर हम बात करें तो रिसेंट फॉर्म काफी बेहतर है। और इवन टॉम लैथम और टिम रॉबिन्सन जो पहले से सीरीज के अंदर खेल रहे हैं, इनका भी रिसेंट फॉर्म देखें तो टिम रॉबिन्सन अभी तक के 3 मैचेस में फ्लॉप साबित हुए हैं। लेकिन एक चीज जो नोटिस करने में मिली है वो ये कि पहले मैच में 6 रन, दूसरे मैच में 1 रन, तो तीसरे मैच में 17 रन इन्होंने बनाए, और काफी हद तक ठीक ठाक टच में दिखाई पड़ रहे थे। बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए, तो हो सकता है आज इनका दिन हो तो एक बहुत ही तगड़े ट्रम्प ऑप्शन आज के इस मैच के होंगे। हालांकि जब अपनी फैंटेसी टीम आप बनाने लगेंगे ना, तो बैटिंग सेक्शन में जाकर के देखेंगे तो कोई बहुत अच्छा ऑप्शन आपको मिलेगा भी नहीं। तो निश्चित तौर पर वहां पर टीम रॉबिन्सन ही सबसे बेस्ट ऑप्शन होंगे, और मेरा सजेशन भी होगा कि आप इनको लेकर के जाइए। बाकी टॉम लैथम ने पहले और दूसरे मैच में फ्लॉप होने के बाद तीसरे मैच में वापसी करी, 63 नाबाद की पारी खेली, और ये चीज आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बता रखा था कि टॉम लैथम एक बहुत अच्छे डिफरेंशियल ऑप्शन होंगे, और वो काम इन्होंने करके दिखाया। और जो आपको मैंने अपनी फाइनल टीम दी थी ना, उसमें भी ये थे। तो निश्चित तौर पर काफी हद तक वो काम इन्होंने किया, जिसमें सबसे बड़ा हाथ रहा इनके सेकंड इनिंग की बैटिंग, जहां पर माहौल भी आसान था, बहुत बड़ा स्कोर चेज भी नहीं करना था, और ये 63 रन बनाने के चक्कर में इन्होंने 50 से ज्यादा गेंदें खेली, यानी कि आसानी से और आराम से बैटिंग करी। इसके बाद डैन क्लीवर का तो आपको मैं बता ही चुका हूं, निक केली ये भी, और बेवन जैकब्स ये भी। अगर हम बात करें तो बेवन जैकब्स को इस सीरीज में अभी तक एक ही मौका मिला है, वहां पर 10 रन बना करके आउट हो गए थे। हालांकि इसके पहले इनका भी डोमेस्टिक सीजन बहुत अच्छा गया था। लेकिन निक केली की अगर हम बात करें तो ये भी अभी तक के खेले गए 3 मैचेस में, पिछले मैच में तो नॉट आउट है, उसके पहले 21 और 21 के पहले 2 रन की पारी खेली। और उसके बाद आते हैं जिमी नीसम, जो कि एक लेफ्ट हैंडेड बैटर, राइट आर्म मीडियम पेस बॉलर के तौर पर, कॉल मैकोंकी राइट हैंडेड बैटर, ऑफ स्पिन बॉलर के तौर पर। ये 2 ऐसे खिलाड़ी रहेंगे जिनको लेकर के आपको आज के इस मैच में प्रॉपर्ली कोई डाउट करना है नहीं। एक तो जो साउथ अफ्रीकन टीम है उसमें जो कि लेफ्ट हैंडर्स भी है ठीक ठाक संख्या में, तो उसके वजह से भी कॉल मैकोंकी की बॉलिंग के चांसेस लगभग 100% बन जाते हैं। बाकी अभी तक के खेले गए तीनों मैच में बॉलिंग करी है इन्होंने, और 2 विकेटें लेकर के दिखाया भी है, और बैटिंग आने के भी चांसेस आज ज्यादा रहेंगे, तो निश्चित तौर पर वहां पर भी एक अच्छा रोल होगा। वही सेम चीज आप जिमी नीसम को भी लेकर के कर सकते हैं, जबकि राइट आर्म मीडियम पेस बॉलर के तौर पर पिछले 2 मैचेस में 2 विकेट ले चुके हैं। तो यहाँ पर जेम्स नीसम और कॉल मैकोंकी के अलावा बाकी टॉम लैथम और टिम रॉबिन्सन मेरे 4 बेस्ट ऑप्शन फिलहाल तो अभी तक यहाँ तक मिल चुके हैं, जिनको कि हमारे टीम में आपको लेकर के जाना है। बाकी जैकरी फोक्स को भी इस सीरीज में जब एक बार मौका मिला था तब इन्होंने 1 विकेट लिया था। काइल जेमिसन के 3 मैचेस में 3 विकेटें हो चुकी हैं। जेडन लेनॉक्स अभी तक की सीरीज में नहीं खेले, इसके पहले का भी फॉर्म अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा एवरेज ही है, तो इनके ऊपर आप कितना भरोसा करना चाहेंगे ये आप पर डिपेंड करेगा। लेकिन एक चीज जो हमको साउथ अफ्रीकन बैटिंग लाइनअप की देखनी पड़ेगी कि वो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग एक्चुअली खेलती कैसे हैं, तो वो भी हमको आगे समझ में आएगा, तो उसके बेसिस पर आप डिसीजन ले सकते हैं। बाकी बेन सीयर्स एक ऐसे बॉलर निकल करके आए जो पहले मैच के बाद जहां पर विकेटलेस गए थे अगले 2 मैचेस में, जबकि एक बार सेकंड बॉलिंग करी है और एक बार पहले इनिंग में बॉलिंग करी है, दोनों मौकों पर शानदार बॉलिंग करते हुए 2 मैच में 5 विकेट
विकेट ले चुके हैं, तो ये भी एक आउट एंड आउट बेस्ट ऑप्शन बन जाते हैं काइल जेमिसन के साथ अपने फॉर्म के बेसिस पर। तो मेरे हिसाब से ये 6 बेस्ट ऑप्शन होंगे जिनको आप न्यूजीलैंड की तरफ से सीधे अपनी टीम में लेकर के जा सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आपको कोई 7वां प्लेयर लेकर के जाना है तो निश्चित तौर पर आपके पास कई सारे ऑप्शन है, डैन क्लीवर का और इवन यहाँ पर बेवन जैकब्स का और इवन निक केली का भी, और इवन अगर बॉलिंग सेक्शन में आएंगे तो जैकरी फूक्स का भी ऑप्शन है, जेडन लेनॉक्स का भी। तो किसको आप लेकर के जा सकते हैं, और इवन अगर कोई बेंच पर से खेले तो उसमें से किसको लेके जा सकते हो, उसके लिए तो सबसे पहले रिसेंट फॉर्म देख लीजिए और बाकी का भी डेटा आगे आपके काम आएगा। उसको देखने के लिए अगर आप आगे आए हेड टू हेड के आंकड़े देखें तो टॉम लथम के तो वैसे हेड टू हेड में अगर आप बात करें तो आंकड़े साउथ अफ्रीका के खिलाफ बहुत ही पुअर हैं। 5 मैच में 96 रन है और उसमें से भी 63 रन पिछले मैच में बनाए, और बाकी टीम रॉबिन्सन के 4 मैच में 99 रन है, 75 का हाईएस्ट स्कोर है, 33 का एवरेज है, चूंकि एक बार नॉट आउट भी लौटे हैं। लेकिन निक केली कभी नहीं चले। बेवन जैकब्स के आंकड़े भी ठीक ठाक है, 2 मैच में 54 रन 54 का एवरेज, तो ये भी एक सेफर ऑप्शन होंगे 7वें प्लेयर के तौर पर अगर पहली इनिंग की बैटिंग होती है। बाकी जिमी नीशम और कोल मैकोंकी के नंबर्स भी आपके सामने हैं, जिसमें जैकरी फूक्स के, काइल जेमिसन और जेडन लेनॉक्स तो फिलहाल खेले ही नहीं, लेकिन बेन सियर्स के 3 मैच 5 विकेट इसी सीरीज में हैं, वो नंबर्स भी आप देख सकते हैं। हालांकि ये नंबर भी आपको कुछ खास हेल्प करेंगे नहीं, जो कि 6 प्लेयर का तो आपको मैं बता ही चुका हूं। लेकिन अगर कोई 7वां प्लेयर लेकर के जाना है तो बेवन जैकब्स इन नंबर्स के बेसिस पर ज्यादा सेफर ऑप्शन के तौर पर दिखाई पड़ते हैं। और इवन अगर हम बात करें तो यहाँ पर जैकरी फूक्स भी एक ऑप्शन हो सकता है, जो किसी मैदान पर 5 मैच में 6 विकेट ले चुके हैं, और बाकी प्लेयर्स के भी इस मैदान पर स्काई स्टेडियम वेलिंगटन के मैदान पर परफॉर्मेंसेस देखें तो यहाँ पर टीम रॉबिन्सन भी ठीक ठाक करते रहे, इनका अपना होम ग्राउंड भी है। बाकी टॉम लथम के 2 मैच में 80 रन है, डैन क्लीवर यहाँ पे बहुत अच्छे नंबर्स लेकर के आते हैं, और इवन निक केली और यहाँ पर बेवन जैकब्स के भी आंकड़े आप देख सकते हैं। और उसी तरह से बॉलिंग में देखेंगे तो जेडन लेनॉक्स के आंकड़े यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एवरेज हैं, लेकिन बेन सियर्स के नंबर्स काफी शानदार हैं, इनका भी होम ग्राउंड होगा। बाकी काइल जेमिसन के 8 मैच 11 विकेट हैं, जैकरी फूक्स का आपको मैं बता चुका हूँ। बाकी जो बेंच के प्लेयर्स हैं उनको भी आप नंबर देख सकते हैं। तो अगर 7वां प्लेयर आपको कोई लेकर के जाना है तो मेरा सजेशन होगा कि सेकंड इनिंग की बैटिंग है तो यहाँ पर आप ले सकते हैं डैन क्लीवर को। इवन पहली इनिंग की बैटिंग है तो यहाँ पर भी आप इनको ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेने के मन में जाते हैं तो निश्चित तौर पर बेवन जैकब्स वहां पर ज्यादा एक अच्छा ऑप्शन बन सकते हैं। शायद अगर पहली इनिंग की बैटिंग हो तो 7वां प्लेयर आप इनको ट्राई कर सकते हैं, वरना निश्चित तौर पर जैकरी फूक्स का तो एक ज्यादा सेफर ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, जिनको 7वें ऑप्शन के तौर पर आप न्यूजीलैंड की तरफ से ट्राई कर सकते हैं। बाकी न्यूजीलैंड के बैटर्स का भी प्लेयर बैटल देखें तो एक तो इनको लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर दिक्कत रही है। वीकनेसेस की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि इनकी बैटिंग लाइनअप की क्या वीकनेसेस होती हैं, और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग जिसमें सामने की टीम में जॉर्ज लिंडे भी हैं, केशव महाराज भी हैं, वो दोनों काफी इंपॉर्टेंट इस टीम की बैटिंग अटैक के खिलाफ बन जाते हैं। जिसमें इंडिविजुअली अगर आप बात करें तो लुथोसी पामला ने पिछले ही मैच में आउट कर दिया था पहले ही गेंद पर टीम रॉबिन्सन को। बाकी जॉर्ज लिंडे और केशव महाराज भी इनको एक एक बार आउट कर चुके हैं, जो कि निश्चित तौर पर एक वीकनेस है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग, वो शो करती है। बाटमैन भी इनको एक बार आउट कर चुके हैं, जबकि वहीं पर टॉम लथम भी केशव महाराज की एक पहली गेंद पर एक बार आउट हो चुके हैं। बाकी निक केली, वियन मुल्डर और ओटनील बाटमैन पर 2 बार एक बार करके सस्ते में आउट हो चुके हैं, तो थोड़ी सी स्विंग बॉलिंग भी इनको परेशान करती है। और वहीं पर बाकी लेग स्पिन में गेम में आता है, हालांकि लेग स्पिन सामने की टीम में वो कुछ खास है नहीं, लेकिन निश्चित तौर पर जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग है वो जो एक वीकनेस रही है न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइनअप की, वो हमको यहाँ पर दिखाई पड़ती है। जिसमें चाहे हम बात कर लें केशव महाराज की, चाहे हम बात कर लें यहाँ पर जॉर्ज लिंडे की, ये 2 काफी शानदार ऑप्शन दिखाई पड़ ही जाते हैं। बाकी इनको बानी मकोयना भी है, बाकी गिराल्ड क्वेडजी भी है, लुथोसी पामला भी लास्ट वाला मैच खेले थे। ये इनकी फुल फ्लेजेड बॉलिंग अटैक है, जिसमें बैटिंग में टॉनी डी जॉर्जी और वियर मुल्डर ने लास्ट मैच में ओपन किया था। कॉनर ईस्टर ह्यूजन है, रूबिन हरमन है, जेसन स्मिथ है, डियॉन फॉरेस्टर, ये इनकी बैटिंग अटैक है जो कि बहुत कमजोर दिखाई पड़ी इस पूरे सीरीज के अंदर, जिसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। बाकी बेंच पर भी इनके पास 3 नाम है, एक जॉर्डन हरमन भी थे, वो फिलहाल सीरीज से बाहर हो चुके हैं, तो वो आपको खेलते दिखाई नहीं पड़ेंगे। बाकी बॉलिंग जो 6 बॉलिंग ऑप्शंस यूज किए गए थे लास्ट वाले मैच में, जिसमें निश्चित तौर पर पूरे 20 ओवर करने को नहीं मिले, तो वियन मुल्डर का 1 ही ओवर हुआ था। बाकी इन सभी के 3-3 4-4 ओवर हुए थे। किस ओवर में लोग आए वो नंबर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी इसके बाद करियर के आंकड़े ये देखना चाहें तो ये भी देख सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर आकर के रिसेंट फॉर्म, जिसमें आपको ये भी पता चल पाएगा कि इस सीरीज में जो आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि इस टीम की बैटिंग बिल्कुल नहीं चली है, जिसमें वियन मुल्डर ने अभी तक के 2 मैचेस में केवल 16 रन बना रखे हैं, हालांकि बॉलिंग भी कर रहे हैं, तो वो एक इनका प्लस पॉइंट है, उसकी बेसिस पर ये सीधे टीम में आ जाते हैं। बाकी चाहे बात कर ले टोनी डी जॉर्जी की, कॉनर ईस्टर ह्यूजन की, इवन जेसन स्मिथ की बात कर लीजिए, रूबिन हरमन की बात कर लीजिए, डियॉन फॉरेस्टर जो पहले मैच में तो 16 रन बना करके नाबाद थे, अगले 2 मैचेस में भी दहाई का आंकड़ा पार किया है, लेकिन बड़े स्कोर में उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। इवन इस पूरी बैटिंग लाइनअप में सेकंड बेस्ट ऑप्शन कोई दिखाई पड़ा है, या आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि सबसे बेहतर ऑप्शन कोई दिखाई पड़ा है जब बैटर, तो वो दिखाई पड़े हैं जॉर्ज लिंडे, जो काफी नीचे बैटिंग करने आते हैं, उसके बावजूद अभी तक 23 और 33 रन के 2 अच्छी पारियां खेल चुके हैं, बॉलिंग करते हुए 1 विकेट भी ले चुके हैं। और वैसे भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग के बारे में आपको मैं बता चुका हूं कि जो कि न्यूजीलैंड के खिलाफ काफी यूजफुल होती है, तो ये दूसरे मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। जिसमें केशव महाराज ने भी अभी तक के 3 मैचेस में 4 विकेट ली है, गिराल्ड क्वेडजी ने भी 3 मैचेस में 3 विकेट ली हैं,
इनको बानी मोकोइना भी पहले मैच में 3 विकेट लेने के बाद अगले 2 मैचेस में फ्लॉप हो गए एज अ बॉलर। हालांकि एज अ बैटर पिछले मैच में 26 नाबाद की पारी खेली, तो जो वो इन्होंने अपनी एक यूटिलिटी दिखाई और प्लस इनकी जो ओवरऑल यूटिलिटी पावर प्ले और डेथ ओवर बॉलिंग करने की है, जिसमें लूथो सिपामला ने भी पिछले मैच में 1 विकेट लिया, तो ये तो मेरे तीसरे बेस्ट ऑप्शन इस टीम की तरफ से होंगे। और जैसा मैं आपको बता भी चुका हूँ कि 6 प्लेयर हमारे पास फेवरेट हैं जो न्यूजीलैंड की तरफ से सीधे टीम में आ जाएंगे, लेकिन अगर आप वहां से 7वां प्लेयर भी ट्राई करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, चाहे वो जैकरी फुक्स हो, चाहे कोई एक एक्स्ट्रा बैटर हो। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें तो भी तो 4 प्लेयर आपको लेने ही पड़ेंगे साउथ अफ्रीका की तरफ से। चौथा प्लेयर आप किसको लेकर के जाएंगे, जबकि इनकी बैटिंग बहुत कमजोर दिखाई पड़ी है, किसी के ऊपर आप खास भरोसा कर नहीं सकते। कॉर्नर ईस्टरहुइजन ने भी जो पहले मैच 45 नाबाद की पारी खेली थी ना, इसके लिए इन्होंने 45 से ज्यादा गेंदें फेस करी थी और उसके बाद भी कुछ खास फॉर्म में दिखाई पड़े नहीं है। लेकिन उसी में ऑप्शन आपके पास निश्चित तौर पर है, इनको बानी मोकोइना का है, गिराल्ड कोएटजी का है, केशव महाराज का है। आप जिसमें जिनको बेहतर लगे आप पिक कर सकते हैं। मेरे हिसाब से कोई बॉलर लेकर के जाना ज्यादा सेफर रहेगा, जिसमें से गिराल्ड कोएटजी सबसे बेस्ट ऑप्शन है जिनको आप लेके जा सकते हैं। चूंकि इस टीम की बैटिंग थोड़ी कमजोर है तो निश्चित तौर पर वहां पर ये बैटिंग से भी अपना हाथ दिखा सकते हैं, जो कि इनको बानी मोकोइना ने भी लास्ट वाले मैच में करके दिखाया। तो मेरे हिसाब से 4 बेस्ट ऑप्शन इस टीम की तरफ से रहेंगे। लेकिन अगर आप न्यूजीलैंड से 6 ही प्लेयर लेकर के जा रहे हैं तो 5वां प्लेयर निश्चित तौर पर या तो मोकोइना को आप ट्राई कर लीजिएगा, या तो कोई भी आप अपने हिसाब से एक बैटर जितना भी आप रिस्क सह सके उस हिसाब से आप लेकर के जा सकते हैं। अगर हम बात कर ले थोड़ा सा टेक्निकली या टैलेंट बेसिस पर, तो निश्चित तौर पर टोनी डी जॉर्जी वो नाम आज की इस मैच में हो सकते हैं जो कि आप लेके जा सकते हैं। हालांकि लास्ट मैच में जो 15 रन इन्होंने बनाए थे ना, बहुत ही बुरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म दिखाई पड़ रहे थे। डियान फॉरेस्टर भी एक नाम है जिनको आप ट्राई कर सकते हैं, जो कि ज्यादा सेफर होंगे मेरे हिसाब से इस टीम की तरफ से 5वें प्लेयर के तौर पर, चूंकि इनके साथ बॉलिंग के भी चांसेस काफी हद तक आ जाते हैं। तो या तो डियान फॉरेस्टर या तो आप लेके जा सकते हैं इनको बानी मोकोइना को 5वें प्लेयर के तौर पर इस टीम की तरफ से, तो वो निश्चित तौर पर आप कर लीजिएगा। लेकिन आगे बढ़ते हुए निश्चित तौर पर हेड टू हेड के आंकड़े देखें तो यहाँ से भी आपको कुछ खास हेल्प मिलने वाली है नहीं। वही सारे नंबर्स जो कि इसी सीरीज में परफॉर्म किए गए हैं लगभग वही आपको देखने को मिलेंगे। उसमें निश्चित तौर पर जॉर्ज लिंडे के 5 बजे 119 रन हो चुके हैं, लेकिन विकेट केवल 1 है, तो ये एक बड़ी दिक्कत दिखाई पड़ती है इस टीम के साथ। तो निश्चित तौर पर ये आंकड़े आप जरूर देखना चाहें तो देख लीजिए। इस मैदान पर तो कोई साउथ अफ्रीकन प्लेयर फिलहाल खेला नहीं। बाकी इनकी भी कमजोरी अगर आप देखा जाए तो वही स्पिन बॉलिंग, वो तो एक कमजोरी इनकी रही ही है। स्पेसिफिकली अगर आप इनकी भी बात कर ले तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग आपको दिखाई पड़ेगी। सैम टर्नर का नाम आपको दिखाई पड़ेगा, जो कि फिलहाल तो इस सीरीज में नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर सैम टर्नर के बेसिस पर आप ये समझ सकते हैं कि जेडन लेनॉक्स भी एक बढ़िया ऑप्शन इस टीम के खिलाफ हो सकते हैं। और बाकी पेस अटैक में बेन सीयर्स ने, जिमी नीसम ने भी परेशान किया है ठीक ठाक इस टीम के हर एक बैटर को, जो कि आपको बाकी एविडेंट फैक्टर के तौर पर बैटर्स के सामने भी देखने को मिल जाएंगे। तो ओवरऑल काफी हद तक ये कंक्लूजन तो बन गया हमारा कि फेवरेट तो न्यूजीलैंड की ही टीम है, जहां से आप 6 या 7 प्लेयर लेके जा सकते हैं। बाकी 4 या 5 प्लेयर आपके साउथ अफ्रीका के बनेंगे जिनकी कमजोरी उनकी बैटिंग है, और अब तो बॉलिंग भी निश्चित तौर पर परफॉर्म नहीं कर पा रही। तो कैसी टीम हमारी फाइनली बनेगी आज के इस मैच की, वो तो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बता ही दूंगा। लेकिन पिच रिपोर्ट और वेदर अपडेट वो ज्यादा जरूरी है टॉस के अपडेट के साथ, वो भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बताऊंगा, तो जाकर के दोनों को ज्वाइन जरूर कर लीजिए। फिलहाल ये वीडियो यहाँ पर होता है कंप्लीट, पूरा जरूर देखिएगा। फिलहाल चलते हैं, नमस्कार।